We are going to discuss about the CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. इट्स ओके. ये मेल स्टेरिलिटी का सेकंड टाइप है. पहला था जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. इट्स ओके. तो अगर हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात करें, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वेल्च एंड ग्रिम्बाल इन 1947 इन कैरेट. J.E. Welch and E.L. Grimbal. E.L. Grimbal in 1947, or you can say 1947 in कैरेट. ये सबसे पहले किस प्लांट्स में रिपोर्ट किया गया था? CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, कैरेट में. कब? 1947 में. किसके द्वारा? वेल्च एंड ग्रेम्बल के द्वारा. तो CMS का सिस्टम समझने के लिए, ठीक है, पूरा CMS प्रोसेस समझने के लिए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमको पूरा CMS जो प्रोसीजर है उसको समझने में आसानी होगा. ठीक है, यानी CMS क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, इसका साइटोप्लाज्म कैसे इसके जीन स्टेरिलिटी को कंट्रोल करता है, या फिर इसके न्यूक्लियर जीन को कैसे कंट्रोल करता है, या फिर इसके न्यूक्लियर जीन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि स्टेरिलिटी आ जाती है. इट्स ओके. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किसने दिया था, कब दिया था, किस प्लांट में दिया था, या फिर किस प्लांट्स में रिपोर्ट किया था. ठीक है, अब बात करते हैं ये जो CMS सिस्टम है या फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है. ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक कंट्रोल किस जीन द्वारा होता है? तो साइटोप्लाज्मिक जीन द्वारा कंट्रोल होता है. कंट्रोल मीन सिंपली रेगुलेशन, ये रेगुलेट करता है. ठीक है, एक्चुअली इस साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से स्टेरिलिटी नहीं होती है, ये न्यूक्लियर जीन को रेगुलेट करता है तो स्टेरिलिटी होती है. ठीक है, अभी उस प्रोसेस को समझेंगे. तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया इसका? कंट्रोल बाय साइटोप्लाज्मिक जीन. साइटोप्लाज्मिक जीन में स्पेशली साइटोप्लाज्म में दो जगह जीन पाए जाते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, तो दोनों DNA से कंट्रोल होता है. एम्प्टी DNA जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA, और एक क्लोरोप्लास्ट DNA जिसको बोलते हैं CpDNA. CpDNA मैक्सिमम CMS केस में जो कंट्रोल होता है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA द्वारा होता है. लेकिन कुछ ऐसे भी क्रॉप प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट की स्पीसीज है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का कंट्रीब्यूशन भी होता है. कंप्लीटली ये क्लोरोप्लास्ट ही नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत होता है अलॉन्ग विद द एम्प्टी DNA. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट DNA द्वारा मेल स्टेरिलिटी जिस प्लांट्स में या जिस क्रॉप स्पीसीज में रेगुलेट होती है उसके कुछ एग्जांपल हैं. जैसे मैक्सिमम केस में किसके द्वारा होता है? एम्प्टी DNA. लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें CpDNA का भी रोल होता है. ठीक है, वो क्या है? टोबैको, बार्ले, सोरघम एंड रेपसीड. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी में CpDNA का भी रोल होता है. ठीक है, तो मैक्सिमम केस में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? एम्प्टी DNA के हाथ में. ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का जो कंट्रोल होगा वो किस में होगा? एम्प्टी DNA यानी माइटोकॉन्ड्रियल DNA में. ये इन्वायरमेंटल इनसेंसिटिव होता है. जैसे कि मेल स्टेरिलिटी में, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो फर्स्ट पार्ट था वो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव था, उसमें फोटो पीरियड का या फिर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता था उसके स्टेरिलिटी में. ठीक है, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका टेम्परेचर का या फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता है. ये इन्वायरमेंटल इनसेंसिटिव होता है. इन्वायरमेंटल इनसेंसिटिव. अब ये CMS यूज किस में होगा? ये मैक्सिमम जो होता है एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट्स में होता है इसका यूज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? यूजेस इन एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट्स. यानी मैक्सिमम इसका यूज किस में होगा? एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट्स में. अब देखिए, अब CMS को समझते हैं. ठीक है, CMS के वर्क को समझते हैं. सिंपल, हम जब GMS पढ़ रहे थे, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तो उसमें क्या था? जो मेल स्टेरिलिटी थी वो इस न्यूक्लियर जीन द्वारा कंट्रोल था. ठीक है,
यानी मान लीजिए ये कोई सेल है और सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो उसके बाद एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनते हैं जो कि फंक्शन करते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि इनका पूरा जीन ट्रांसक्रिप्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके न्यूक्लियस में डीएनए जो है उसके कोडिंग सीक्वेंस में डिफरेंट टाइप के जीन है, कोडिंग डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस को ही जीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कोई प्लांट्स है, ठीक है, ये फुल्ली फर्टाइल प्लांट्स है या कह सकते हैं नॉर्मल प्लांट्स है, वीट का ही प्लांट्स है मान लीजिए, ये वीट का प्लांट्स है, ये नॉर्मल प्लांट्स है। मान लीजिए इसमें बहुत सारे जीन होंगे, 2-4 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ईयर लेंथ का जीन है, ईयर लेंथ का है, हाइट का है, स्टेरिलिटी का है, स्टेरिलिटी का नहीं फर्टिलिटी का ले लीजिए एग्जांपल, फर्टिलिटी का है, सीड साइज का कुछ एग्जांपल ले लीजिए, SZ सीड साइज का जीन, ठीक है। ये सभी जीन किस में है? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल प्लांट्स है, इसका नॉर्मल सेल है, इसमें सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में जब इसका सिंथेसिस प्रोसेस होगा तो ये पूरे के पूरे जीन ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो ये जब ट्रांसलेट पूरे जीन होंगे तो नॉर्मली एक्सप्रेशन भी होगा इसका, यानी ये जो नॉर्मल प्लांट्स है इसका एयर लेंथ भी नॉर्मल होगा, इसका हाइट भी नॉर्मल होगा, ठीक है, इसमें फर्टिलिटी भी नॉर्मल होगी, इसका सीड साइज भी नॉर्मल होगा। अब देखिए अगर ये स्टेरिलिटी इसमें होती है, मेल स्टाइल होता है, तो क्या होगा इसमें इसके न्यूक्लियस में एक ऐसा जीन होगा, ठीक है, फर्टाइल जीन जो स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किस कंडीशन में? म्यूटेशन की कंडीशन में। अब इस सेल में अभी हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, या फिर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को छोड़िए, पूरी की पूरी जो मेल स्टेरिलिटी होती है वो म्यूटेशन द्वारा ही होती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन द्वारा होती है। हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं केमिकल के यूज करके, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन जब होता है तो म्यूटेशन होने पर इसके फर्टिलिटी वाले जीन में प्रॉब्लम आ गया। म्यूटेशन में जो हमारे इसमें कोडिंग सीक्वेंस है, ये डीएनए इसका, ठीक है, ये कोडिंग सीक्वेंस है इसमें मान लीजिए एक जीन है EL, ये जीन है TT, और यहाँ पे है FR और यहाँ पे है SZ। ये एग्जाम्पल है बस, ठीक है। अब ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस कोडिंग है, ये कोडिंग सीक्वेंस, ये कोडिंग सीक्वेंस, ये कोडिंग सीक्वेंस, यानी डीएनए का ये पार्ट ईयर लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए का ये पार्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए का ये पार्ट फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी मतलब सिंपल मेल स्टाइल ना हो तभी तो फर्टाइल होगा, ठीक है, यानी मेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ये सीड साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मान लीजिए इस डीएनए में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन में हुआ क्या, ये जो कोडिंग सीक्वेंस है इसमें प्रॉब्लम आ गया। जब इस कोडिंग सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी डीएनए के इस पार्ट में म्यूटेशन होगा, कंप्लीट डीएनए म्यूटेशन नहीं हो रहा है, इस पार्ट में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, अब ये नॉर्मल प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि इसके जो फर्टाइल वाला जीन है जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होगा तो ये क्या करेगा, अब ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब एक्सप्रेस नहीं करेगा तो इसमें मेल स्टाइल हो जाएगा, यानी मेल ऑर्गेनेल्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। वो हो सकता है कि मेल ऑर्गेनेल्स ही एब्सेंट हो या क्रिप्टेड हो, या फिर स्पोरोजिनेसिस का प्रोसेस ना फॉलो करे, या फिर जो पोलन ग्रेन बढ़ते हैं वो मैच्योर ना हो, ठीक है, तो स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो फर्टिलिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेरिलिटी में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हम इसलिए डिस्कस किए हैं कि क्लियर हो जाए कि जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। तब ये कंट्रोल किसके पास था, न्यूक्लियस के पास, ये पूरा का पूरा कंट्रोल न्यूक्लियस के पास था। यानी न्यूक्लियस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूक्लियस में म्यूटेशन हो रहा है, तभी ये स्टेरिलिटी आ रही है, ठीक है, अदरवाइज ये नॉर्मल फर्टाइल प्लांट्स है। अब इस प्रकार के म्यूटेशन से इस प्लांट्स का जो नॉर्मल डेवलपमेंट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। बाकी का जो नॉर्मल प्लांट्स होता है, नॉर्मल प्लांट्स का डेवलपमेंट जो होता है वो नॉर्मली होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो GMS के केस में था, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के केस में। अब CMS के केस में क्या होगा, ये जो कंट्रोल होगा, जीन तो ही रहेगा न्यूक्लियस में ही, लेकिन इसका कंट्रोल किसके पास जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास। अब आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में यानी जो सेल्स होता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमको बात किस पे करना है,
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब इसका साइटोप्लाज्म कंट्रोल करेगा इस फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी को। कैसे? यानी इसके माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन होगा। स्टेरिलिटी आती कैसी है? म्यूटेशन से। म्यूटेशन किस में हो रहा था? न्यूक्लियस में, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में। न्यूक्लियस में म्यूटेशन हो रहा था यानी न्यूक्लियर जीन में, तो ये स्टेरिलिटी आ रही थी, ठीक है। अब हम सीएमएस की बात कर रहे हैं। सीएमएस में साइटोप्लाज्म द्वारा ये कंट्रोल है, यहाँ पे लिखा गया लाइन, कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन, या तो एमटीडीएनए द्वारा या सीपीडीएनए द्वारा। तब हमको एग्जैक्ट कहाँ पे कंसंट्रेट करना होगा? साइटोप्लाज्म में। यानी बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए कि इसके साइटोप्लाज्म में ही म्यूटेशन होगा या फिर साइटोप्लाज्म में ही कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में कन्वर्ट होगी। अब प्रॉब्लम कैसे होता है? या तो इसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो या फिर इसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो। तो एक और क्लियर क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए, अगर इसके डीएनए में प्रॉब्लम होता है, इसमें म्यूटेशन होता है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? तो इसके लिए हमको एक थोड़ा सा प्रोसेस देखना पड़ेगा। जब भी सेल फंक्शन करता है तो ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो या कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, पूरे सेल का कोई भी प्रोसेस हो, तो इसमें सभी ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस में सिंथेसिस होना है तो उसको एटीपी चाहिए, एटीपी कहाँ से मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। यानी सभी ऑर्गेनेल्स का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता रहता है, जिसको बोलते हैं इंटर ऑर्गेनेल्स कम्युनिकेशन। इट्स ओके, इंटर ऑर्गेनेल्स कम्युनिकेशन। तो ये जो इंटर ऑर्गेनेल्स कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन में एक रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग होती है। रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग, ये रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग मीन्स जब ऑर्गेनेल्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं तो सिग्नल देते हैं। जैसे यहाँ पे सब कुछ होके आप अपना काम करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सफिशिएंट अगर एटीपी बन गया, इस पूरे न्यूक्लियस में जितने जीन होंगे इसके सिंथेसिस के लिए, तो एक सिग्नल देगा। ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंटर ऑर्गेनेल्स कम्युनिकेशन। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा। जब ये दो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बीच कम्युनिकेशन होगा तो इस कम्युनिकेशन को बोलेंगे इंटर ऑर्गेनेल्स कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के बीच एक सिग्नल ट्रांसडक्ट होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग। अब इस सिग्नल द्वारा ये इसको सिग्नल देगा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में सफिशिएंट एटीपी बन गया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का सिग्नल हो सकता है, ठीक है, ओके का सिग्नल या फिर नॉट ओके का सिग्नल, आप काम मत करिए, ओके नहीं है प्रोसेस, ठीक है। ऐसे इनके बीच का कम्युनिकेशन होता है, जिस कम्युनिकेशन में एक रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग होता है, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग अगर हो रहा है, प्रॉपर सिग्नलिंग हो रहा है, तो ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है पूरा सेल और प्रॉपर सिंथेसिस हो रहा है डीएनए, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्लांट्स डेवलप कर रहा है, ठीक है। सारे जीन नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, पूरा डीएनए नॉर्मल वर्क कर रहा है, सिंथेसिस नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है, सब कुछ यानी नॉर्मल प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है। अगर ये सिग्नल टूट जाए, अगर ये सिग्नल किसी वजह से ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या होगा? अब ये उस कंडीशन में ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। मे बी इसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कोई ना कोई जीन का इफेक्ट होगा, कोई एक्सप्रेशन में कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है? इस डीएनए में म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन से एक डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड बनता है। यहाँ से भी तो सिंथेसिस होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लोरोप्लास्ट से भी डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे अगर नॉर्मल ये है तो सिंपल ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। यहाँ से एक नॉर्मल ट्रांसलेशन होगा, सॉरी नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो mRNA बनेगा, यहाँ से ट्रांसलेशन होगा तो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड चेन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड नॉर्मल सिग्नल करेगा यहाँ से इसको, तो ये सब पूरा प्रोसेस रन करेगा नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, साइटोप्लाज्मिक केस में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का पता कैसे चला? एक सीएमएस लाइन को स्टडी किया गया, ठीक है। उस सीएमएस लाइन की स्टडी में ये मिला कि इस सीएमएस लाइन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन है, ठीक है, या फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, उसमें म्यूटेशन हुआ था। और म्यूटेशन से क्या था कि जितने इसके ओरिजिनल जीन थे वो नॉवेल जीन में कन्वर्ट हो गए थे, या फिर इनका रीअरेंजमेंट हो गया था। और इस या तो नए जीन की वजह से या रीअरेंजमेंट की वजह से ये एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस किया, ठीक है, डिफरेंट टाइप का। जैसे ये नॉर्मल है तो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, नॉर्मल एमिनो एसिड बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे चेंज हो गया पूरा का पूरा सीक्वेंस,
तो क्या होगा ये एबनॉर्मल या डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड प्रोड्यूस कर दिया। जब ये डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड प्रोड्यूस किया तो क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड इसको एंकर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एंकर करता है, डायरेक्शन देता है, कुछ मैसेज देगा, या क्या करेगा, ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में घुस जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को एबनॉर्मल कर देगा, जिससे क्या होगा, इसका फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा। अब जब ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेगा, ये नॉर्मल सिग्नल नहीं भेज पाएगा। जब नॉर्मल सिग्नल नहीं भेज पाएगा तो ये जब नॉर्मल सिग्नल नहीं भेजेगा तो इस साइटोप्लाज्मिक के केस में ये देखा गया कि नॉर्मल सिग्नल नहीं भेजा तो यहाँ से फर्टिलिटी जो है स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन इसके नॉर्मल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे कि बाकी जीन जैसे के थे वैसे ही थे, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या था कि जो फर्टिलिटी वाली जीन थी ये स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तब साइटोप्लाज्मिक के केस में जीन तो न्यूक्लियस का ये जो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। सीएमएस में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, मोस्टली सीएमएस लाइन रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, जैसा कि नॉर्मल मेल स्टेरिलिटी में होता है म्यूटेशन के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन सीएमएस लाइन में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन एम्प्टी डीएनए या रिकन से एम्प्टी जीनोम, एम्प्टी डीएनए या फिर कह सकते हैं जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तब जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, म्यूटेशन से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एबनॉर्मल टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो टूट जाता है, या फिर कह सकते हैं अनफेवरेबल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स ओके। तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, विच leads to the unfavorable interaction, और यू कैन से अनफेवरेबल इंटरेक्शन कर सकते हैं या फिर इनकम्पैटिबिलिटी कर सकते हैं, ये और ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, और यू कैन से इनकम्पैटिबिलिटी between nuclear gene and mitochondrial gene, or you can say nucleus and mitochondria, nucleus and mitochondria। अब इन दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, ठीक है, अनफेवरेबल कम्युनिकेशन हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, तो जब ये कम्युनिकेशन के बीच अनफेवरेबल हो जाएगा या फिर इनके बीच इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, तो ये नॉर्मल जो फर्टाइल प्लांट्स है ये स्टेराइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सीएमएस में, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में, जो स्टेरिलिटी का कंट्रोल है वो किसके पास है, साइटोप्लाज्म के पास, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है ना।